मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कंप्लीट क्या किया था, तो SCC, BCC और FCC ये कंप्लीट किया था। अब इस सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है संकुलन क्षमता। सभी के संकुलन क्षमता के बारे में हमको पढ़ना है और हम आपको ये बता दे रहे हैं कि आप बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। संकुलन क्षमता के बारे में बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि अब क्वेश्चन समझना है कि संकुलन क्षमता होता क्या। संकुलन क्षमता जो है वो होता क्या है, तो संकुलन क्षमता को इंग्लिश में PE कहते हैं और PE का पूरा नाम होता है पैकिंग इफिशियंसी। PE का पूरा नाम क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी। अब इसको हम परिभाषित कैसे, मतलब कि हम कैसे समझे कि संकुलन क्षमता होता क्या है। तो कहा कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरता, बात समझिए कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल का जितना भाग घेरता है उस भाग को क्या कहते हैं, तो संकुलन क्षमता। पहले फिगर से समझने की कोशिश करें। देखिए बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं और आपको ऐसा मैं समझा दूंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए एकदम आसान तरीका। देखिए ये मैं आपको घन बना रहा हूँ, क्योंकि क्रिस्टल मतलब क्या है, 3D डायमेंशन। 3D में होता है ना क्रिस्टल, ये 3D में जैसे ही हम लोग बनाते हैं तो क्या बनता है, घन। ये देखिए ये 3D बन गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3D बोलिए सब 3D कैसे है, तो मैंने आपको थोड़ा पहले भी समझा दिया। ये देखिए ये आगे बढ़ाएगा तो X एक्सिस, ये आगे बढ़ाएगा Y एक्सिस, ये आगे बढ़ाएगा Z एक्सिस। 3D हो गया। ये 3D जो है ये आपको समझ में आ रही है। अब इसमें कण, उपस्थित कण, अब सोचिए कि कण क्या होगा, तो अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा, यही होगा ना। तो अगर आप इसमें अणु या परमाणु को आपस में जोड़ते हैं तभी तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता। तो मान लीजिए कि हम ये एक अणु रखें, ये एक अणु रखें, देखिए ये एक अणु रखें, ये एक अणु रखें, ये एक अणु रखें, ये एक अणु रखें, सॉरी ये थोड़ा सा इधर आ गया। ये एक अणु इस तरीके से रखें, ये एक अणु इस तरीके से रखें और ये एक अणु इस तरीके से। देखिए प्रत्येक अणु यहाँ पे सब सटा होना चाहिए। देखिए इस तरीके से सटा होना चाहिए, इस तरीके से जो है सब आपस में सटा होना चाहिए, है ना। देखिए अगर आप किसी भी एक अणु को देखिए, किसी भी एक अणु को देखिए, जैसे हम इस अणु की बात कर रहे हैं, देखिए ये अणु क्रिस्टल के अंदर कितना भाग है, ये इतना ही है ना, बाकी ये जो है ये क्या है, बाहर है। तो इस क्रिस्टल में ये अणु जो है जितना भाग घेर रहा है, बात समझ रहा है, वो क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता। तो हमने एक अणु पे बात किया तो एक अणु इतना भाग घेर रहा है। अगर इस अणु की बात करें तो ये भी इतना घेर रहा है, फिर ये भी इतना घेर रहा है, फिर ये भी कितना घेर रहा है, इतना, मतलब सारा अणु मिलकर इस जालक में जितना जगह घेरता है उसको क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता। बात समझ में आ रहा है, कहा ये क्रिस्टल जालक में ये जो अणु है जितना भाग घेर रहा है वो क्या कहलाएगा, सारा क्या कहलाएगा, तो संकुलन क्षमता। जैसे कि आप इसको शॉर्ट में देखिए, मान लीजिए कि हम इस घर को निकाल रहे हैं, ये देखिए यही भाग है ना, हम इस भाग को निकाल रहे हैं, सिर्फ इस भाग, देखिए ये भाग जो है इसको निकाल रहे हैं, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने ये एक भाग निकाल लिया, अब ये इसका अणु, ये इसका अणु आपस में जुड़ेगा, ये इसका अणु इससे आपस में जुड़ेगा और ये इसका अणु इस तरीके से आपस में जुड़ेगा। देखिए जुड़ा। तो इस क्रिस्टल में इसने भाग तो घेर लिया, देखिए ये घेर लिया, लेकिन इतना जगह खाली रह गया। देखिए इसमें इतना जगह खाली रह गया, इसमें इतना जगह खाली रह गया ना। तो ये जितना भाग घेर लिया वो हो गया इसका संकुलन क्षमता। बात समझ में आ रहा, मतलब कि ये अणु जो है इस क्रिस्टल में जितना भाग घेर लिया वो क्या कहना गया, संकुलन क्षमता। और ये जो है जो भाग नहीं घेरा है, जो खाली जगह रह गया, उसको खाली जगह। तो संकुलन क्षमता किसको कहते हैं, तो ये क्रिस्टल, ये पूरा घन जो है वो क्या है, क्रिस्टल है। तो किसी भी क्रिस्टल में अणु द्वारा जितना भाग घेरा जाता है
मतलब अणु जो है या परमाणु जो है जितना जगह घेरता है, जितना जगह छेदता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संकुलन क्षमता। बात समझ में आया? चलिए देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि संकुलन क्षमता समझ में आया कि संकुलन क्षमता किसको कहते थे। इसका परिभाषा लिख लीजिए कि किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं कर दीजिए, परमाणुओं द्वारा जितना जगह लिया जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल जालक में परमाणु जितना जगह घेरता है या जितना जगह लेता है उसको हम क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे संकुलन क्षमता का फॉर्मूला कैसे निकाले ये समझा रहे हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि फॉर्मूला को रट्टा मारते हैं, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला को समझा देता हूँ, एकदम अच्छे से आप याद रख सकते हैं। संकुलन क्षमता को पैकेजिंग इफिशियंसी कहते हैं, परसेंटेज में निकालना है इसलिए परसेंटेज पैकेजिंग इफिशियंसी। देखिए पी, संकुलन क्षमता को पी शॉर्ट में कहते हैं, पी से पैकेजिंग इफिशियंसी है ना। इसी को मैंने ले लिया और आप जो आंसर निकाले जा रहे हैं वो परसेंटेज में निकालेंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो कणों की संख्या, समझिए बात को, कणों की संख्या। अब ये कणों की संख्या क्या है? कणों की संख्या क्या है? तो ये जो कण है, कण मतलब क्या हुआ? अणु, परमाणु या आयन, यही कण हुआ ना। तो ये कण की संख्या मतलब इसमें टोटल कण जो है इसकी संख्या, एक क्रिस्टल में जितना भी परमाणु है उसकी संख्या गुणे क्या हो जाएगा? तो एक कण का आयतन, थोड़ा सा मैं इसको नीचे से लिख रहा हूँ, ठीक है, या इस तरफ से लिखा हूँ। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन। एक कण का आयतन का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा कण जो जगह घेरा हुआ है इसलिए कणों की संख्या, और एक कण कितना जगह घेरा तो उसका आयतन, ठीक है। बटा क्या है? तो भुजा क्यू, भुजा मतलब ये क्या है? ये घन है ना, तो घन का आयतन। अब देखिए ये घन है, यहाँ से मैं फिर से आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा पिक्चर जो है वो थोड़ा सा अजीब हो गया है, मैं एकदम आसान करना चाहता हूँ। देखिए ये आपका घन बना हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे कोना पे ये कण है, एक 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 ये कण है, सब आपस में सटा हुआ होना चाहिए इस तरीके से। मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा आपका गैप करके दिया। तो ये जितना जगह घेरा, ये देखिए ये जितना जगह घेरा ना, ये संकुलन क्षमता का है। तो हमको इस पूरे घन में कितना संकुलन क्षमता है ये निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा। तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो वो फॉर्मूला आपको बनेगा कि पहले कणों की संख्या, पूरे घन में कण कितना है तो कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन, मतलब इसमें एक कण कितना जगह घेरा उसका आयतन हो गया। और अगर ये घन की इस भुजा को ए मानते हैं तो आप जानते हैं घन की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कहा कि पहला फॉर्मूला समझिए कि पैकेजिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा? तो पहले कहा कि पूरे कण की संख्या, तो कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन। एक कण कितना जगह ले रखा है? तो एक कण का आयतन निकाल दिए। अब बटा ये पूरा कितना है? ये पूरा कण से मिलके क्या बना है? तो घन बना है, तो बटे घन का आयतन। अब देखिए कणों की संख्या कितना है? तो इसमें कणों की संख्या कितना है सोचिए। तो कणों की संख्या जो है अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम 8 दे देते हैं, यदि हम यहाँ पे कण की संख्या 8 दे देते हैं तो सभी के लिए तो बराबर नहीं होगा ना। बीसीसी में अलग हो जाएगा, एफसीसी में अलग हो जाएगा, एससीसी में अलग हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे कणों की संख्या को मान लेते हैं। तो अगर हम कणों की संख्या को n मान लेते हैं, कणों की संख्या को क्या मान लेते हैं? n। तो कणों की संख्या को लिख दिए n, लिख दिए। अब एक कण का आयतन, अब एक कण को समझिए। एक कण जो है ये है, तो अगर ये कण है तो ये एक कण है ना।
अब ये है क्या, गोला। तो एक कण का आयतन मतलब क्या चीज का आयतन हो जाएगा, गोला का आयतन। और गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है ना। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, एक कण का आयतन। तो हमारा एक कण या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, कोई भी इसमें से एक हो सकता है। तो ये कोई भी कण लेते हैं तो ये कण है क्या, तो गोल है ना। तो ये क्या बन गया, गोला। मतलब एक कण का आयतन मतलब गोला का आयतन, और गोला का आयतन हमने मैथ में पढ़ रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जो हो जाएगा एक कण का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और बटा का घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। और हमने भुजा क्या माना है, ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ये जो है पी पैकेजिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हुआ। अब हमको किस चीज में निकालना है, परसेंटेज में, तो गुने 100। मतलब कि संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला हो जाएगा, संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पैकेजिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता बराबर n गुने 4/3 पाई आर क्यूब बटा में ए क्यूब गुने 100। मतलब ये आपका हिंदी में फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला आपका यही हुआ, ठीक है। अगर यहीं पे आप इसको परसेंटेज के लिए शो करते हैं तो गुना 100 यही हो गया। आपका फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये हो गया पैकेजिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हिंदी में। और इसी को हमने जो है डिजिट में लाके इस तरीके से डिफाइन किया। तो पैकेजिंग इफिशियंसी का ये फॉर्मूला जो है वो एफसीसी में भी लगेगा, बीसीसी में भी लगेगा, और एससीसी में भी लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी सारा हिसाब जो है इसी पे बनेगा, सारा हिसाब जो है आपका इसी पे बनेगा। बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान से समझिए। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि संकुलन क्षमता क्या है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में या किसी भी जालक में या किसी भी क्रिस्टल में कणों द्वारा जितना जगह घेरा जाता है, कणों द्वारा जितना जगह घेरा जाता है उसको क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। अब फॉर्मूला कैसे निकाले, तो पूरे में कणों की संख्या गुने एक कण का आयतन बटा में पूरा क्या है घन, तो घन का आयतन, और गुने 100 परसेंटेज की। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे कणों की संख्या को हमने n मान लिया तो n हो गया, गुना एक कण का आयतन। तो एक कण है वो क्या है, गोला है। जैसे ये कण को उठाइए तो क्या है, गोल है ना, तो गोला हो गया ना। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला आपने मैथ में पढ़ा है भुजा क्यूब। अगर एक भुजा ए है तो दूसरा भी ए होगा, तीसरा भी होगा, तो भुजा क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब, और ये गुने परसेंटेज 100 का डाल। तो ये आपका पैकेजिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं निकाल के दिखा। अब जो है सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एससीसी। एससीसी में संकुलन क्षमता। अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो एससीसी में संकुलन क्षमता, एससीसी में संकुलन क्षमता। देखिए एससीसी में जो हम संकुलन क्षमता पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फिगर वही है। देखिए मैं फिगर बना रहा हूं घन का। ये घन बन गया। एससीसी में होता क्या है, तो सभी कोणों पर परमाणु मौजूद होते हैं ना। और मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखा, तो आपका फॉर्मूला पैकेजिंग इफिशियंसी का क्या होता है याद कीजिए। तो पैकेजिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n गुने 4/3 पाई आर क्यूब बटा में ए क्यूब, यही फॉर्मूला था ना। अब हमको निकालना है n क्या था, कणों की संख्या, याद है ना, n क्या था, कणों की संख्या। तो याद कीजिए कि एससीसी में कणों की संख्या मैंने आपको कितना निकाल के दिखाया था, इकाई सेल में। तो इकाई सेल में मैंने एससीसी में कणों की संख्या कितना बताया था, 1। कैसे बताया था याद कीजिए, तो कणों की संख्या 8
और गुने 1/8 बताया था कि इकाई एससीसी में कणों की संख्या एक सेल में कैसे निकालेंगे। तो एक सेल में टोटल कणों की संख्या 8 और एक कण का भाग कितना हो जाता है 1/8, तो काट दिए थे तो कितना आ गया था 1। तो ये n एक कहाँ से लाए, तो यहाँ कणों की संख्या को लिख दिए गुने 4/3 पाई आर क्यूब और बटा ए क्यूब। तो ये आपका ए क्यूब रह गया, ये आपका ए क्यूब रह गया। इतना समझ में आया। अब हमको क्या करना है, या तो ए क्यूब को आर में बदल लेना है या आर को ए में बदल लेना है। अब समझिए ये होता कैसे। अब देखिए ये भी ए है, ये भी ए है ना। तो सोचिए कि ये जो क्रिस्टल जो है वो बना कैसे है। तो हमने आपको क्या बताया था कि कणों के आपस में जुड़ने से, मतलब कि हम कोई एक पार्ट उठा लेते हैं, जैसे हम ये वाला उठा रहे हैं, देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम ये वाला भाग जो है ये वाला भाग उठा रहे हैं। तो जैसे हम ये वाला भाग उठाते हैं, उठा लिए। अब देखिए ये जो है या ये वाला भाग ये है क्या, तो ये पूरा ए है क्योंकि ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, मतलब ये भी ए हो जाएगा, 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 ए हो जाएगा ना। अब ये बना कैसे, तो कणों को जोड़ने से। तो एक कण ये जोड़ लिए और एक कण ये जोड़ लिए, इसी के जोड़ने से बना है ना। अब आप देखिए कि होता क्या है। तो वृत्त को समझिए, ये आपका वृत्त हुआ, ये इसका क्या हो गया केंद्र। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है, त्रिज्या आर होती है ना। तो यहाँ देखिए कि ये आपका जो है ये हो गया वृत्त और यहाँ से यहाँ ये जो हो गया क्या हो गया त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो गया आर। उसी तरीके से इस दूसरा वृत्त में ये केंद्र हो गया और यहाँ से यहाँ क्या हो गया आर, और यहाँ से यहाँ पूरा कितना था, तो यहाँ से यहाँ पूरा जो था वो कितना था ए, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, तो आर प्लस आर, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 2r। बात समझ में आ रहा है कि हमने किसी एक भाग को उठा लिया, मान लिया हमको यही भाग उठाना, ये भाग हम उठा लिए, तो ये सब भुजा है, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो सारा क्या हो जाएगा ए। अब वृत्त को याद कीजिए कि वृत्त है तो इसके केंद्र से ये जो है इसकी दूरी वो क्या कहलाएगी आर। तो जब ये आर हो गया तो उसी तरीके से ये वृत्त हो गया, तो यहाँ इसका केंद्र हो गया, तो इससे इसकी जो दूरी है वो क्या हो गया आर। उसी तरीके से इस वृत्त का ही केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो गया आर, और ये पूरा क्या था, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ जो था भुजा था ए था, तो ए अब बराबर ये किसके बराबर हो गया, तो आर प्लस आर, तो 2r, तो ए बराबर क्या हो गया 2r। तो अगर हम यहाँ ए का मान बैठाते हैं तो अब आके यहाँ मान बैठाइए, तो 1 गुने 1/3 पाई आर क्यूब बटा, अब ए के जगह कितना बैठाना है 2r, यहाँ ए के जगह बैठा दिए 2r पावर क्यू, तो पावर क्यू। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा इसको गुना करेंगे तो ये 2r का क्यू है ना, 2r का क्यू, तो इसको जब गुना करेंगे तो कैसे निकल जाएगा, तो 2r गुने 2r गुने 2r, 3 पावर है इसलिए 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, आर में आर से गुना किया आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर में आर से किया आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। अब आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो बच गया क्या 4/3 पाई बटा 8। अब देखिए पाई का मान अगर आप 3.14 मैथ में पढ़ रखे होंगे, इसको मान जब आप निकालते हैं तो इसका टोटल मान क्या निकल जाता है काटने के बाद, तो निकल जाता है आपका 52.4%। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने क्या चीज कर दिया है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना छोड़ दिया था, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे ना। देखिए तो ये कितना निकल जाएगा, जब आप इसको निकालिएगा टोटल कैलकुलेशन करके तो आ जाएगा 52.4%। तो ये P निकला ना, पैकेजिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एससीसी में संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, तो 52.4%। चलिए मैं ये नीचे नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए इसको मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो संकुलन क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, तो एससीसी में
संकुलन क्षमता, एससीसी में संकुलन क्षमता कितना हो जाएगा, तो 52.4%। अब खाली जगह आपसे पूछता है, तो एससीसी में खाली जगह, तो खाली जगह बराबर क्या हो जाएगा, तो खाली जगह, तो आप सोचिए कि आप एग्जाम में देते हैं एग्जाम, मान लीजिए आप इंग्लिश का एग्जाम देते हैं ना, तो 100 मार्क्स में आपको 75 मार्क्स आ गया, तो कितना मार्क्स नहीं आया, 25। कैसे पता चला, तो 100 में से 75 घटा देते हैं ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, तो ये भरा हुआ जगह पता चल गया कि खाली जगह, यहाँ पे एससीसी में जो है संकुलन क्षमता मतलब भरा हुआ जगह कितना है, 52.4, तो खाली जगह कितना हो जाएगा, तो 100 में से क्या करेंगे, ये 52.4% को घटा देंगे। अब ये घटाने के लिए तो रुपया में याद रखिए, बड़ा आसानी से घट जाएगा। ये आपका 100 रुपया है और ये 52 रुपया 40 पैसा है, तो 100 रुपया में से 52 रुपया 40 पैसा घटाए कितना होगा, तो पहले 100 में से 52 घटा लीजिए, तो 100 में से 52 घटाए तो कितना हो जाएगा, 48 रुपया हो जाएगा ना। अब 48 रुपया में से 40 पैसा घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 47.60, तो हो गया 47.60। मतलब अब आपसे कोई पूछता है कि एससीसी में संकुलन क्षमता कितना होता है, तो एससीसी में जो संकुलन क्षमता होता है वो 52.4% और एससीसी में खाली जगह कितना होता है, तो 47.60%। अब 60, अब देखिए दशमलव के बाद 0 हट जाता है, तो कितना हो जाएगा, 47.6%। बात समझ में आ गया। तो ये आपका था एससीसी में संकुलन क्षमता। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। एससीसी में संकुलन क्षमता हमने पढ़ लिया। अब जो है बीसीसी में संकुलन क्षमता बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है सारा फॉर्मूला सेम नहीं लगेगा, सारा फॉर्मूला सेम लगेगा। बस ध्यान क्या आपको देना है कि जो समझाऊंगा उसको ध्यान से देखना कि मैं कहाँ से क्या चीज़ ला रहा हूँ, और मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा समझने का। जिनको भी समझने में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, मैं वहाँ पे जो है आपको ठीक कर दूंगा कि जहाँ भी आपका प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, किसमें बताने जा रहा हूँ, एफसीसी में संकुलन क्षमता। एफसीसी में जो संकुलन क्षमता है वो बताने जा रहा हूँ। बोलिए सर बीसीसी में नहीं बताया, इसके बाद जस्ट बीसीसी में बताऊंगा, क्योंकि बीसीसी का थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एफसीसी में संकुलन क्षमता बता रहा हूँ। ये देखिए उसी तरीके से घन बनाया मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे बनाने में प्रॉब्लम हो गया, तो मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए फिर से इसको अच्छे से बना देता हूँ। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्ट नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे सबके, है ना। ये आपको अच्छे से याद होगा कि एफसीसी में मैंने आपको क्या बताया था, तो एफसीसी में बताया था कि सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे और केंद्र पर, याद है, केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होगा ना। सॉरी एफसीसी अच्छा, यहाँ पे जो होगा आपका फ्लग पे होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो हो जाएगा फ्लग पे हो जाएगा परमाणु, है ना। इस तरीके से जो है फ्लग पे परमाणु हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे फलक पे परमाणु होता है, एक तो परमाणु किसका है, यहाँ पे दो परमाणु होता है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों परमाणु नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि एक ही फलक दिखता है, एक फलक
नहीं दिखता है, तो एक परमाणु ले लेते हैं फलक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसका संकुलन क्षमता निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, पैकेजिंग इफिशियंसी इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू, यही था ना फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला मैंने यही निकाला था ना। तो अब यहाँ पे आपको जो है क्या निकालना है, तो क्या निकालना है वो समझिए। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, n क्या है, कणों की संख्या। तो कणों की संख्या कैसे निकाले थे, याद कीजिए, कणों की संख्या क्या था, तो कणों की संख्या 4 था। कैसे, याद कीजिए, टोटल कणों की संख्या 8, एक इकाई सेल में कणों की संख्या तो 1/8 प्लस क्या निकाले थे फलक पे, तो सभी फलक पे 1-1 होता था ना, तो फलक पे कितना था 6, 1/2 तो 2 तिहाई 6, 8 से 8 कट गया तो 1+3 बराबर कितना था 4, मतलब कणों की संख्या कितना था, कणों की संख्या 4। ये समझ में आ रहा है, जैसे मैंने पिछले क्लास में जो है ये आपको क्लियर कर रखा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि 4 कहाँ से आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो पिछली वीडियो को जाके देखिए, एफसीसी में जो है मैंने आपको बता रखा है कि परमाणु संख्या कितना उपस्थित है, पूरे क्रिस्टल में कितना उपस्थित है, तो 8 और फलक पे 6, तो 8 से 14, और एक सेल में कितना, इकाई सेल में कितना है तो 4, वो मैंने निकाल के आपको बता रखा है, पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल दिया। ठीक है, अब बोलिए सर फलक पे, तो फलक पे क्या होता है कि एक फलक पे यहाँ होगा, 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 और यहाँ पे 2 फलक रहता है, एक फलक हम अंदर है तो दिख रहा है और एक फलक जो है नहीं दिख रहा होता है। जैसे आप कमरे के अंदर है तो कमरे के अंदर का दीवार दिख रहा होता है लेकिन उसका दूसरा भाग दिख रहा होता है नहीं, तो यहाँ पे वही 2 फलक लिया गया। लेकिन हम यहाँ पे जब भी हिसाब बनाएंगे तो हम पीछे वाले फलक को यहाँ पे तो शो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे पता है, एक ही फलक लेंगे। चलिए इस पिक्चर में दोनों लेते हैं, जब इसको अलग करेंगे ना तो एक ही फलक लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इस फॉर्मूला पे आप बैठाते हैं, तो इससे पहले आपको क्या करना है कि n तो आपको पता हो गया, जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे मान बैठाते हैं गुने 100 परसेंटेज के लिए है, देखिए अगर मान बैठाते तो n हो गया 4, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू बटा में ए क्यू, ए मतलब भुजा है ना, अब भुजा ए क्यू का ए क्यू है, तो ए क्यू का मान तुमको बैठाना पड़ेगा ना, तो हमको या तो ए क्यू को आर में लाना पड़ेगा या आर को ए में लाना पड़ेगा, ये गुना 100 मैंने लिख दिया। तो अब चलिए हम ए का मान निकालते हैं, मात्र हम एक पार्ट उठा रहे हैं, देखिए मैं इस पार्ट को उठा रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, ये इस पार्ट को निकाल रहा हूँ ना, तो चलिए इस तरीके से निकल जाएगा। इस तरीके से निकल जाएगा, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझे। निकल गया ना। अब इसमें ये जो कण है, इस कण को मैं डाल रहा हूं, डाल दिया ना। अब इसके फलक में एक कण है, देखिए ये है ना, एक फलक में इसका कण होगा, तो वो कण क्या आ गया, ये आ गया। समझ में आ रही है बात, जैसे यहाँ पे फलक पे 2 कण है, तो एक तो हमें दिखाई देगा और एक दिखाई नहीं देगा, जो दिखाई दे रहा है उसको हम ले रहे हैं। अब क्या किए, तो सोचिए कि ये परमाणु, ये जो क्रिस्टल है बनता कैसे है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये एक कण है, ये एक कण है, ये एक कण है और ये एक कण है, तो सभी कण के केंद्र से, देखिए सभी कण के केंद्र से जब हम इसको मिलाते हैं ना तो ये घन का आकार लेता है ना। तो अब यहाँ सोचिए कि इसमें संकुलन क्षमता क्या होगा, तो ये इतना जगह घेर लिया है ना, ये इतना जगह घेर लिया, ये इतना जगह घेर लिया, तो इस तरीके से इसने जगह घेरा, तो हम बाकी के परमाणु को हटाते हैं, सिर्फ 2 परमाणु के लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक ये परमाणु और एक ये परमाणु, ये कोना वाला और ये फलक वाला लिए। अब देखिए ये इसका केंद्र है,
और ये इसका केंद्र और ये इसका केंद्र, तो इसके केंद्र से इसको मिला है और इसके केंद्र से इसको मिला है, मिला दिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ वृत्त आधा है तो ये क्या हो गया त्रिज्या, यहाँ से यहाँ ये इतना हो गया क्या त्रिज्या, और फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया त्रिज्या। इसको बड़ा बना लेते हैं क्योंकि आपको नहीं दिखेगा फिर। चलिए थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया ना। और ये फलक वाला कण, ये जो है आपका फलक वाला कण है ना। अब इसके केंद्र से ये इसका केंद्र हो गया, तो इसके केंद्र से इसको मिलाते हैं और इसके केंद्र से इसको मिलाते हैं, मिल गया। अब देखिए जैसे इस केंद्र को मिला है देखिए एक त्रिभुज बन गया, बन रहा है। अगर इसका नाम हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो इसका नाम दे दिए ए, ठीक है, इसका बी और इसका सी, हो गया ना। अब ये पूरा जो है ये पूरा है ना, तो ये इसका भुजा है तो ये हो गया ये इसका भुजा है तो ये हो गया ये, लेकिन ये तो दिया हुआ है ही नहीं दिया हुआ है। जैसे ये निकालिए तो ये क्या बन जाएगा, तो त्रिभुज बन जाएगा। देखिए मैं अब इस त्रिभुज को बाहर निकालता हूं, ये क्या बन गया त्रिभुज बन गया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर ये ए है तो ये भी ये भुजा हो गया। अब ये नहीं दिया हुआ है तो इसको निकालते हैं, तो त्रिभुज में याद रखें कि क्या निकलता है, तो अगर इस त्रिभुज में निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से, याद है यहां निकाल रहा है पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ये 4 कहां से है ये आपको समझ में आया, क्योंकि पूरे बोर्ड में हिसाब नहीं हटेगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ये 4 याद रखना है आपको, कणों की संख्या क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं n बराबर 4, ये आपको याद रखना है। देखिए अब इस त्रिभुज को मैं यहाँ ऊपर ले रहा हूं, ये त्रिभुज बन गया तो इस त्रिभुज को हम ऊपर ले रहे हैं। ये हो गया आपका ए बी सी, ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो इसको निकालना है ना, या पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या पढ़े हैं, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पढ़े हैं फॉर्मूला। यहाँ पे कर्ण कौन हो गया ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब कौन हो गया बी सी, तो बी सी स्क्वायर प्लस आधार कौन हो गया ए बी स्क्वायर, हो गया। अब ए सी स्क्वायर कुछ नहीं दिए हुए तो वैसे ही लिख दिए। अब बी सी कितना है, तो बी सी ये रहा, तो ए स्क्वायर और ए बी कितना है, तो ए स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट इधर चला आएगा तो 2a स्क्वायर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट 2 गुने ए का स्क्वायर करेंगे तो ए सी बराबर क्या निकल जाता है, ये 2 रूट में ही रह जाएगा और ये 2a के बदला में 1, तो रूट 2a। या इतना आया समझ में आया। तो ये जो ए सी था ये कितना आ गया, तो रूट 2a आ गया ना। मतलब ये जो है ये आपका ए सी जो है ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ कितना आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया रूट 2a आ गया ना। अब इसको देखिए इसमें ये वृत्त है, ये इसमें क्या है वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या r, ये देखिए यहाँ इसका केंद्र है तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या r, फिर ये इसका केंद्र है तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या r, फिर यहाँ से यहाँ त्रिज्या r, मतलब ये 4r, मतलब ये किसके बराबर है 4r के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो ए सी क्या है, ए सी यहाँ से यहाँ है तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर लिख सकते हैं r प्लस आर प्लस आर प्लस आर। ए सी बराबर क्या निकल गया 4r निकल गया, और हमने ए सी बराबर यहाँ क्या निकाला है रूट 2a, इस ए सी की जगह क्या लिख देंगे रूट 2a बराबर 4r, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4r बटा में रूट 2 हो जाएगा।
अब इस रूट को हटाना है तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिए। ओके, ए बराबर 4 में √2 से किया तो √2r, और √2 में √2 से किया तो 1 2 बाहर, तो 2 से कट गया 2 दूना 4, तो ए बराबर क्या आ गया 2√2r आ गया। अब यहाँ पे उसी मान को पुट करने वाले हैं। देखिए ये 4 किसके आ गया, तो यहाँ पे संकुलन क्षमता जो निकाले थे वो, सॉरी संकुलन क्षमता नहीं, यहाँ पे क्या निकाले थे, कणों की संख्या, वो आ गया 4/3 πr³ बटा, अब ए का मान हमने क्या निकाल लिया, तो ए का मान निकाल लिया 2√r, तो 2√2r, और क्यू है तो पावर क्यू। ओके, ये 4 का 4 इंटू 4/3 πr³। अब इसको गुणा करते हैं, तो देखिए अगर हम √2r को गुणा करते हैं 3 बार तो हो जाएगा √2r गुणे 2√2r, 3 बार हो गया। अब देखिए 2 में 2 से गुणा किए 4, 4 में 2 से गुणा किए 8 आ गया। देखिए √2 में √2 से गुणा किए तो 1 2 बाहर, और ये √2 रह गया। अब देखिए एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, तो आर कितना हो गया 3। अब देखिए गुणा करें तो 8 दूना 16 √2r³, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 √2r³। इसको गुणा करने पर इतना आएगा, अब ये कट जाएगा, 4 चौका 16, r³ से r³ कट गया, तो बचा क्या, तो 4/3 πr³, अब बटा में क्या बचा, तो 4√2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 100 जो है 100, ये किसके लिए आ रहा है, परसेंटेज के लिए, तो इसको लिख लेंगे, लिख लिए। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो 74%, 74% लगभग जो है 74% जो है ये आ जाएगा। तो संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, किसका, एफसीसी का, तो एफसीसी का संकुलन क्षमता जो हो जाएगा 74% लगभग। ये समझ में आया। अब यहाँ पे हम खाली जगह भी यहीं पे निकाल देते हैं आपको। अब एफसीसी में खाली जगह, एफसीसी में खाली जगह, तो खाली जगह कितना हो जाएगा, तो एफसीसी में खाली जगह जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 74%, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 26% लगभग। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है एफसीसी में संकुलन क्षमता है, ये समझ में आया। ध्यान आपको ये रखना है कि आर को हटाना है, और आर को हटाने के लिए ए का मान चाहिए, तो ए का मान मैंने यहाँ पे आपको निकाला। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब जो है आपका वो है बीसीसी में संकुलन क्षमता। अब जो है वो क्या है, बीसीसी में संकुलन क्षमता, बीसीसी में संकुलन क्षमता। ये थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, मतलब इसमें ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन बनता है। ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज समझ जाएगा फिर बहुत अच्छे से, फार्मूला वही लगना है, फार्मूला वही लगना है, फिगर भी लगभग वही रहता है। तो इसमें मैं 2 फिगर का सहारा लूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आता। देखिए फिगर तो आप वही बनाइएगा, घन होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ये घन है तो इसके सभी कोनों पर कण मौजूद होगा, याद है ना, और इसके किसी में कण मौजूद होगा, तो सेंटर में, बीसीसी में याद है केंद्र में हुआ ना, केंद्र में एक परमाणु संख्या होता है, एक परमाणु किसमें होता है, केंद्र में। तो यहाँ पे उसी को निकालना है, उसी को क्या निकालना है। अब मैं इसका फिगर अलग कर रहा हूँ, अलग करने पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। जैसे मैं ये एक पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ होगा, एक कण यहाँ होगा, है ना। तो अब सोचिए कि यहाँ जो है वो कैसे बन रहा होता है, तो केंद्र से मिलने पे बन रहा होता है ना, केंद्र से। अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा नीचे करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। देखिए
बस घन ही बनाऊंगा, इसमें त्रिभुज जो है फिर आपको अच्छे से दिख जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए कोनों पर कण इसका उपस्थित है, कोनों पे कण उपस्थित है। अब देखिए इसके केंद्र से, क्योंकि देखिए ये बन कैसे रहा है, तो एक कण के दूसरे कण के केंद्र से जोड़ने से, तो यहाँ हम इसके कण को केंद्र से इसके कण को जोड़ते हैं, जोड़ रहा है ना। देखिए त्रिभुज बन गया, यहाँ पे त्रिभुज आपका बन रहा है, तो हाँ इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए, ठीक है, और इसका नाम सी रख दिए, इसका नाम क्या रख दिए, सी। तीनों कण बन गया। अब देखिए ये भुजा है तो ये हो जाएगा, ये भुजा ए हो जाएगा ना, फिर ये भुजा भी ए हो जाएगा, तो आपका त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए 1 2 3 बन रहा है त्रिभुज। अब देखिए यहाँ मान निकालना है, तो 90 डिग्री कौन हो जाएगा, तो ये वाला जो है, ये वाला ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा, तो पहले इसी को निकालते हैं, पहले इसको क्या निकालते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही हो जाएगा ना। अब इसमें आपका कर्ण कौन है, तो कर्ण हो गया ए बी, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर लंब हो गया, आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए बी का ए बी वैसी रह जाएगा। अब ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान है ए स्क्वायर, बी सी का मान ये देखिए बी सी भी कितना है ए, तो ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जो निकालेंगे तो स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 2a स्क्वायर, ए बी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो इधर 2 ए को कर देंगे ए गुने ए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 और 2 को ए का जोड़ा लगाते एक बार, मतलब ए बी बराबर निकल गया रूट 2a, मतलब ये जो है ये कितना निकल गया, तो रूट 2a निकल गया ना। अब इसके केंद्र को इसके केंद्र से मिलाएंगे, ये देखिए इसके केंद्र को इसके केंद्र से मिलाए, समझ में आ रही है बात, इसके केंद्र को इसके केंद्र से जैसे ही मिलाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डी। अब देखिए एक त्रिभुज, ये मतलब ए बी डी, एक त्रिभुज क्या बन गया, ए बी डी। देखिए त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ए बी डी में कौन हो गया, ये जो बी डी हो गया आपका क्या हो गया, कर्ण, बी डी कर्ण, तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए मान बैठाइए, तो बी डी स्क्वायर, अब ए बी, देखिए ए बी आपने कितना निकाला है, रूट 2a, ए बी बराबर ये देखिए यहीं पे निकाल रखा है मैंने, तो रूट 2a स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ए डी, देखिए ए डी भुजा ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बी डी बराबर तो रूट 2a गुने रूट 2a प्लस ए स्क्वायर, देखिए इतना क्या है, रूट 2 में रूट 2 से गुना किए तो 2 और ए में से गुना किए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ नीचे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखिए बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसमें है 1 इसमें है, तो 2 1 3 ए स्क्वायर, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट 3 ए स्क्वायर, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट 3 और यहाँ ए को गुना करेंगे तो ए गुने ए, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट 3 और ये 2 ए के बदला में एक ए निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रूट 3a हो जाएगा ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये जो हो गया बी डी क्या हो गया, तो रूट 3a हो गया ना। अब देखिए
इसके केंद्र में एक परमाणु मौजूद था, है ना। बीसीसी का आप पीछे वाला में चेक कीजिए कि कणों की संख्या क्या था, तो सभी कोनों पे परमाणु की संख्या और केंद्र में एक परमाणु। तो जैसे ही यहाँ पे केंद्र में एक परमाणु दीजिएगा तो ये परमाणु इस तरीके से होगा, देखिए ये केंद्र में इस तरीके से सटा हुआ होगा ना। देखिए यहाँ से यहाँ वृत्त बना, यहाँ से यहाँ त्रिज्या r, फिर देखिए यहाँ से यहाँ बना, तो ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से यहाँ त्रिज्या r, फिर यहाँ केंद्र से त्रिज्या r और फिर यहाँ केंद्र से त्रिज्या r। मतलब मैं इसको इस फिगर में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए अगर ये D है, ये B है ना, ये देखिए D और ये B है, और यहाँ पे केंद्र में एक परमाणु होगा ना, बीसीसी के केंद्र में ये वाला। तो यहाँ से यहाँ जो है ये त्रिज्या केंद्र से तो r हो गया, फिर यहाँ इसका केंद्र यहाँ से त्रिज्या r, यहाँ से केंद्र यहाँ से त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ जब इस तरीके से जुड़ा हुआ है ये वाला, ये देखिए तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या r, मतलब BD किसके बराबर है, तो 4r के बराबर। तो BD बराबर जो है क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा ना। इससे कैसे हो जाएगा, तो r प्लस r प्लस r प्लस r ये वाला। तो अब देखिए BD बराबर 4r हुआ, तो BD का मान हमने यहाँ कितना निकाला है, √3a, तो BD के जगह रख दिए √3a बराबर ये हो गया 4r। देखिए BD के जगह पे √3a यहाँ से लाया मैं, और ये BD बराबर 4r कहाँ से आया, तो ये आया। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो 4r बटा √3 हो जाएगा। अब हम उसमें जाएंगे पैकेजिंग इफिशियंसी में, तो फार्मूला है पैकेजिंग इफिशियंसी का, क्या फार्मूला है, तो n इंटू 4/3 पाई r क्यू बटा a क्यू, है ना, और गुने 100। अब देखिए n, तो इसमें n कितना होता है, इसमें आपका n कितना होता है, 2 होता है। कैसे याद कीजिए, तो बीसीसी में मैंने बताया था कणों की संख्या 8/1/8, मतलब कि एक सेल में कितना होगा, तो 1/8, और प्लस में एक केंद्र वाला परमाणु है, तो 8 से 8 कट गया, तो 1 में 1 से गुना किए, 1 प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 2। तो यहाँ कणों की संख्या कितना बैठाएंगे, 2 गुने 4/3 पाई r क्यू और बटा में a क्यू। तो a का मान क्या बैठाना है, तो यहाँ से बैठाना है 4r बटा √3 और पावर 3, तो पावर 3। अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, 4/3 पाई r क्यू और बटा में, चलिए मैं इसको इधर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको अच्छे से। देखिए ये 2 इंटू 4/3 पाई r क्यू। अब इसको गुना करते हैं, तो 3 बार गुना करना है, तो 4 चौका 16 चौका 64 r क्यू, और यहाँ देखिए 3 गो रूट को गुना कर, सॉरी 64 r क्यू, 64 r क्यू, और यहाँ पे इसको 3 बार गुना करना है ना, तो √3 को 3 बार गुना कीजिए, √3 इंटू √3, तो 2 के बदला में 1 3 और 1 √3, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 3√3, तो बटा में हो गया 3√3। अब देखिए ये r क्यू से r क्यू कट गया ना। अब अगर आप इसको टोटल का कैलकुलेशन करते निकालते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन निकालूंगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 68%, लगभग जो है कितना आ जाएगा 68%। तो ये संकुलन क्षमता हो गया, मतलब बीसीसी में संकुलन क्षमता बराबर 68%। तो खाली जगह कितना हो जाएगा, खाली जगह बराबर 100 माइनस 68, तो 100 में से 68 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो हो जाएगा 32%। बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन था, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं शॉर्ट में सबका लिख देता हूँ कि किसमें कितना संकुलन क्षमता है, कितना खाली जगह है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ, थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इन शॉर्ट में निकाल के दे रहा हूँ कि किस में संकुलन क्षमता कितना होता है, ठीक है।
तो संकुलन क्षमता, पहले तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि SCC, BCC और FCC। देखिए मैंने तीनों का नाम लिख दिया। अब संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता और खाली जगह, खाली जगह। देखिए मैं यहाँ ग्राफ बना दे रहा हूँ, इससे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। SCC में संकुलन क्षमता, वो SCC में संकुलन क्षमता मैंने आपको कितना बताया है, तो SCC में संकुलन क्षमता होता है 52.4% और खाली जगह कितना हो जाएगा, तो खाली जगह हो जाएगा 47.6%। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपका BCC में है, तो BCC में अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। BCC में संकुलन क्षमता जो है वो 68% और खाली जगह तो 32%। ठीक है। और FCC में संकुलन क्षमता, तो FCC में संकुलन क्षमता जो है वो 74% और खाली जगह 26%। तो ये तो आप डायरेक्ट देखिए, आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखने से क्या होगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने जो सॉल्यूशन बताया है उस सॉल्यूशन से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि BCC में संकुलन क्षमता कैसे इतना हुआ, SCC में कैसे हुआ, FCC में कैसे हुआ, बहुत बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए कि मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूं कि पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का। तो इस तरीके से यहाँ पे संकुलन क्षमता आपका चैप्टर खत्म हो गया, मतलब कि ठोस का पार्ट 4 में मैंने संकुलन क्षमता आपका कंप्लीट करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो जो है आपको फर्स्ट पार्ट से देखना होगा। फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो सेकेंड पार्ट समझ में आएगा, सेकेंड पार्ट देखिएगा तो थर्ड पार्ट समझ में आएगा, थर्ड पार्ट देखिएगा तो फोर्थ पार्ट समझ में आएगा। अगर आप किसी एक पार्ट को नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दे लीजिए कि आपको प्रत्येक पार्ट देखना है पॉइंट बाय पॉइंट। जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड्स को शेयर कर ले, ताकि उनको भी इसकी मदद मिलता रहे। केमिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। और मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जैसे ही आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ जाते हैं तो क्या हुआ कि आप नीट का, जेई का, बिहार बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो अब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बड़ी मेहनत से देखना है और अच्छे से देखना है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जरूर पूछना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।